नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियो का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम सीख रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियोज के 3 टाइप हमने कवर कर चुके हैं। ये चौथा टाइप हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज किया जाता है, किस तरह से हमारे जब हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं और किस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टॉक का जो क्वालिटी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो किस तरह का है, किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ सालों में या फिर आने वाले कुछ सालों में, किस तरह से फोरकास्टिंग हम करते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के माध्यम से हम जानते हैं। और ये कैसे जानते हैं वो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअसली आप बने रहिए एंड तक, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझ में आएगी, तभी आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो पाएँगी कि भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है, किस तरह से इसे फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता ही है, फाइनेंशियल रेशियो में 4 टाइप होते हैं: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। हम करंटली अभी ऑपरेटिंग रेशियो पे है एंड देन इसके बाद आपको सीरीज मिलेगी वैल्यूएशन रेशियोज की। तो अभी फिलहाल ऑपरेटिंग रेशियोज की सीरीज चालू है। एंड इसके साथ ही ऑपरेटिंग रेशियो में हमने 3 टाइप को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो मैंने इनिशियली बताया आपको। तो ये 3 टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो के 3 टाइप कवर हो चुके हैं। चौथा टाइप जो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछूं आपको, तो इन्वेंट्री से आपको समझ में क्या आता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी कोई फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है एंड उसका फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, से फॉर एग्जांपल मैं मैकडोनल्ड्स की बात कर लेता हूँ। मैकडोनल्ड्स कंपनी के बारे में तो सब लोग को पता है एंड ये एक लिस्टेड कंपनी है हमारे एनएससी बीएससी के वेबसाइट पे, जो कि मैकडोनल्ड्स के नाम से लिस्टेड नहीं है। ये लिस्टेड है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी के नाम से। हमारे एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है। तो ठीक है, वो लिस्टिंग की तो बात हो गई। हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि इन्वेंट्री टर्नओवर होता क्या है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स जो है फ्रेंच फ्राइज बनाती है एंड ये बर्गर्स एंड ये सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। एंड ये इनका मेन प्रोडक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि इनको फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू की ज़रूरत है, ठीक है। आलू कह लो, बटाटा कह लो या पोटैटो कह लो। तो इसका जब फ्रेंच फ्राइज अगर बनाना है तो इनका डेली का कितना कंजम्पशन होता है, कितना अमाउंट फ्रेंच फ्राइज इनका सेल आउट होता है, ठीक है। उसके हिसाब से इनको कुछ आलू तो स्टॉक में रखने पड़ेंगे। स्टॉक इन द सेंस उनको एक्स्ट्रा आलू रखने पड़ेंगे अपने बकेट में कि भैया इतने आलू मेरे को चाहिए ही, सो दैट मेरा जो डेली कंजप्शन है और जो कस्टमर का डिमांड है उसके हिसाब से मैं फ्रेंच फ्राइज का कंजप्शन पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बकेट में 200 ग्राम आलू लगते हैं, ठीक है। 200 ग्राम आलू लगते हैं। मान लेते हैं कि दिन भर में इनके 100 बकेट्स सेल आउट हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने ग्राम्स हो गए, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गए 20,000 ग्राम्स, मतलब 20 केजीज, ठीक है। मतलब 20 केजी पर डे का आलू चाहिए, ठीक है। 20 केजी पर डे का आलू चाहिए, मतलब एवरी डे मैकडोनल्ड्स के पास 20 केजी का आलू रहना चाहिए। यानी कि 5 दिनों में, अगर 5 दिनों की हम बात करें, 5 डेज की बात करें तो 100 केजी का स्टॉक रहना चाहिए मैकडोनल्ड्स के पास, ठीक है। 5 दिनों के लिए 100 केजी का स्टॉक रहना चाहिए। यानी कि मैकडोनल्ड्स को चाहिए, ठीक है, मैकडी को क्या चाहिए, मैकडी को चाहिए कि एवरी 5 डेज उसके पास 100 केजी पोटैटो रहना चाहिए। दैट मीन्स ये 5 डेज जो है इसके इन्वेंट्री डेज हो गए, मतलब इनका जो इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है, जो इन्वेंट्री खत्म होने का दिन क्या है, अप्रोक्सीमेटली 5 डेज है।
हर 5 दिनों पे इनके इन्वेंट्रीज खत्म हो जाएंगे। वो कितना कितना इन्वेंट्री खत्म हो रहा है, 100 kg का इन्वेंट्री खत्म हो रहा है। यानी कि ये होता है इनका इन्वेंट्री टर्नओवर। मतलब अगर मंथली आप देखो तो मंथली ये कम से कम 6 बार खत्म होंगे, अगर 30 डेज का भी मंथ अगर पकड़ते हैं हम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसका इन्वेंट्री टर्नओवर डेज क्या है, 5 डेज है, तो 5 से डिवाइड भी कर दोगे आप इसको तो ये 6 टाइम्स आता है, ठीक है। मंथली 6 टाइम्स आता है, यानी कि काफी फ्रिक्वेंट है। यानी कि मैकडोनल्ड कंपनी को 100 kg पोटैटो जो है हमेशा स्टॉक में इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा। एवरी 5 डेज पे उनको चेक करना पड़ेगा कि उनका इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है, और उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है कि भैया 5 दिन का स्टॉक खत्म होने वाला है, छठे दिन से जो स्टॉक नहीं बचेगा उसके लिए फिर से इन्वेंट्री का इंतजाम किया जाता है। इस तरह से कंपनी रन करती है, ठीक है। इन केस मान लो कि आज इसका इन्वेंट्री टर्नओवर 5 डेज पे है एंड 100 kg है। लेट्स से कि इन्वेंट्री डेज 5 डेज ही रखते हैं और कल को जाके ये 150 kg हो जाती है, ठीक है। एवरी 5 डेज पे ये 150 kg खत्म हो रही है, ठीक है। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर इसका बढ़ते जा रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ते जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, फिनिश गुड का सेल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी के लिए अच्छी बात है कि भैया इसका फिनिश गुड जो भी इसके प्रोडक्ट्स है वो काफी बिक रहे हैं, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए किसी कंपनी का। अगर आप चाहते हो कि कोई कंपनी अच्छी है या खराब है तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि खराब कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर कम होगा एंड अच्छी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए इसका एक कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एक फॉर्मूला है जो रेशियो कैलकुलेट करता होगा। तो ये रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जो भी आपके कंपनी के प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या फिर जिस कंपनी का स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो उस कंपनी का गुड्स सोल्ड, ठीक है। जो प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है उसका कॉस्ट कितना है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री, तो ये दोनों वैल्यू को आप डिवाइड कर दो तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये क्या होता है भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कॉस्ट लगे हैं, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए बना दिया है। मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है इट इज नथिंग बट बिगनिंग इन्वेंट्री, मतलब बताता हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इन करंट पीरियड माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट सीओजीएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। तो सीओजीएस इज नथिंग बट योर बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इन करंट पीरियड माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो फॉर एग्जांपल आप अगर जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर करके टर्म होता है। तो ले सपोज अभी 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल 2023-24 का जो टर्म था, ठीक है। अभी ले सपोज मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं कि 2023-24 का जो टर्म था, ओके। तो उसमें जो उनका बिगनिंग इन्वेंट्री होगा या फिर किसी एक्सवाइजेड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर लेते हैं कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो टायर के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसका बिगनिंग इन्वेंट्री, यानी कि तो मान लेते हैं कि मार्च 31, ठीक है, मार्च 31 2024, ठीक है। यहाँ तक इनकी जो इन्वेंट्री थी, अब ये क्या होगी कि अप्रैल अप्रैल 2024 से एक नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा जो कि 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है। तो 31 मार्च के बाद जो इन्वेंट्री बची हुई थी वो इन्वेंट्री कंटिन्यू होगी 2024-25 के लिए, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। तो ये होगा आपका बिगनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब पिछला जो कैरी फॉरवर्डेड इन्वेंट्री है वो आपका बिगनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। प्लस
ये इन्वेंट्री खत्म होने के बाद जितना आपने परचेज किए हैं, ठीक है, मतलब अभी इन्वेंट्री आपका खत्म हो गया। जैसे मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल में हमने देखा कि वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आपको आलू की जरूरत पड़ती थी। अभी आलू खत्म हो गया तो नया आलू तो मंगाने पड़ेंगे ना। तो यही होता है कि जो बचे हुए आलू थे वो खत्म हो गए। दैट वाज योर बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इन करंट पीरियड, मतलब 2024-25 में जो आपने परचेजेस किए हैं, ठीक है, 2024-25 में आपने जो परचेजेस किए हैं, यानी कि 1 साल का टर्म में ले रहा हूँ। करंट पीरियड मतलब 1 ईयर में, 1 ईयर में जितने भी आपने आलू खरीदे होंगे, माइनस माइनस अभी कुछ आलू होंगे जो एंड होते होते 2025 में मार्च में, 2025 मार्च में, ठीक है, कुछ आलू बच जाएंगे तो वो एंडिंग इन्वेंट्री होगा, वो माइनस कर दिया जाएगा। मतलब वो बचे हुए, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 2025-26 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, एंड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जो कि आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको 2 साल का एवरेज लेना पड़ता है, जैसे कि 2023-24 का, 2024-25 का, इस तरह से आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो ये ले सपोज कि लास्ट ईयर का था 2023 और अभी 2024 चल रहा है, तो 2023 का इन्वेंट्री और 2024 का इन्वेंट्री दोनों को, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ 2023 प्लस इन्वेंट्री ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट, अभी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिया, एवरेज इन्वेंट्री भी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो अब इसका यूज फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे करेंगे उसे भी समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं किसी कंपनी का, मान लेते हैं मैकडोनल्ड्स का, ठीक है, मैकडी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो है, लेट्स सपोज कि 12 है। ठीक है, वहीं पे डोमिनोज, जो कि इनकी पीयर कंपनी है, ये भी पिज्जा में ही है, फ्रेंच फ्राइज भी बनाती है, तो डोमिनोज का भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मान लेते हैं कि 9 है। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में आप बताओ, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ इन दोनों में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। ठीक है, अगर इन दोनों में अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे अगर आपको बोलूँ कि अच्छी कंपनी कौन सी है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि मैकडोनल्ड्स है, क्योंकि इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12 है, क्योंकि साल में 12 बार इसके इन्वेंट्रीज खत्म हो रहे हैं, एंड इसके इन्वेंट्रीज 9 बार ही खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है एज कंपेयर टू मैकडोनल्ड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैकडोनल्ड्स की लिस्टेड कंपनी क्या है? वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी। ठीक है, डोमिनोज की लिस्टेड कंपनी क्या है? जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गए। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है कि अगर कंपनी ए का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है कंपनी बी से, तो डेफिनेटली कंपनी ए इज गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इनका सेलिंग भी काफी अच्छा है, इनके प्रोडक्ट भी काफी सेल आउट हो रहे हैं, इसके लिए इन्वेंट्री भी खत्म हो रही है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को लेके, और इसे किस तरह से हम वेबसाइट पे देखते हैं, कहाँ पे ये वैल्यूज आपको देखने मिलेंगे। स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ये सारे वैल्यू आपको देखने कहाँ मिलते हैं, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। और ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से देखना है एंड इन्वेंट्री कहाँ देखना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको वेबसाइट पे ले जाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारे वेबसाइट पे चलते हैं, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आ चुका हूँ गूगल पे, यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे चला जाऊँगा। स्क्रीनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनर का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं सर्च फॉर कंपनी। तो मैं ये वेस्ट लाइफ सर्च कर दे रहा हूँ। वेस्ट लाइफ अगर सर्च करता हूँ, यहाँ पे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर रेशियोज मिलते हैं, आरओसी आरओई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे करना है? वो एडिट रेशियो पे आप क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडिट रेशियो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देखो तो टॉप में ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट यूज, एनुअल, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियो।
तो मुझे बेसिकली रेशियो में जाना है, तो मैं रेशियो पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे जाके मैं रेशियो पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा रिसेंट जो कॉलम है यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग, इंडस्ट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन कर लूँगा मैं। यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन कर लिया। सेव क्विक रेशियोज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखाई दे रहा है। अब वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का देख सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12 है, 12.8 है, ठीक है, 12.8 है। इनके पीयर कंपनी पे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर देखो तो पीयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो पीयर्स लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे सारे पीयर्स कंपनी आपके सामने अपियर हो जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जुबिलेंट फूडवर्क, जो कि डोमिनोज का मैं बात कर रहा था, सफायर फूडवर्क्स है, टेको बेल और वो सारी कंपनी इसमें आती है। बारबेक्यू नेशन के बारे में आप जानते ही हैं, कॉफ़ी डे भी आप जानते हैं। तो जुबिलेंट फूडवर्क पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ये 5.63 का है। मैंने तो वहाँ पे 10 बताया था, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5.63 का है, तो इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू वेस्टलाइफ। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी, ठीक है। यही कंपनी मैं चूज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको इन्वेंट्री, जो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेशन है, तो एवरेज इन्वेंट्री आपको मिल जाता है यहाँ पर। आप बैलेंस शीट पे जब जाते हो, ठीक है, ऊपर यहाँ पे बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट पे क्लिक कर दिया है मैंने एक्चुअली। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक करने के बाद आपको एसेट में आना होता है। अदर एसेट में जाके आपको इन्वेंट्रीज यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये मार्च 2023 का इन्वेंट्री है और मार्च 2024 का इन्वेंट्री है। दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी। ये 71 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये एवरेज इन्वेंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस एवरेज इन्वेंट्री को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स जो है, COGS है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय दिस एवरेज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया है, तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स कहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती है एक्सपेंसेस में आती है, बट यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको एक्सपेंसेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिखाई दे रहा है कि मटेरियल कॉस्ट जो है 29.71% है ऑफ 2015 करोड़ का, ठीक है, 2015 करोड़ का 29.71% ही मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। अदर कॉस्ट है, अदर कॉस्ट में डिटेल नहीं दिया गया है यहाँ पे, बट आपको और भी डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, तो आप इस कंपनी का जो है एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको NSE वेबसाइट पे चला जाना है, NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही पेज ओपन हो जाए, होम पेज पर ही नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉर्पोरेट एक्शन का, ठीक है। ये देखिए, ये आपका होम पेज है, यहाँ से थोड़ा नीचे गए, कॉर्पोरेट एक्शन का ऑप्शन आ गया, व्यू ऑल कीजिए, ठीक है। व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पे देखिए एनुअल रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट पे मैंने क्लिक कर लिया है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ मैंने डाल दिया, ओके किया, गो। अभी 2023-24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे मिल गया। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, इसमें लास्ट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएंगे। बैलेंस शीट हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज कितनी रही है, ठीक है। और सारी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अच्छी तरह से जानते हो तो आप सारी चीज़ें वहाँ से निकाल पाओगे। बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी, एंड जो भी परचेजेस किए गए हैं, स्टॉक इन परचेज किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स आप कैलकुलेट करने के बाद क्या करो, सीओजीएस को आप डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है।
एवरेज इन्वेंट्री से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे। तो वेस्टलाइफ का यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ये रेशियो, तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भाई 12.8 है, एंड जुबिलेंट में भी 5.63 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे मिल सकते हैं। एडिट रेशियो में जाना है और बेसिकली आपको जो भी रेशियो चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल रेशियोज को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी पीयर टू पीयर कंपनी के लिए आप एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो काफ़ी हैवी फाइल होता है, बिकॉज ये 200 से 300 पेजेस के होते हैं, तो थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगता है। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% डाउनलोड हो चुका है। लेट्स सी, थोड़े से टाइम में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ आपको यही ऑप्शन दिखाना है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कहाँ से देख सकते हो, जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी होते हैं वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, उतना ही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा। थोड़ा आप नीचे जाओ तो यहाँ पर नीचे आपको इंडेक्स मिल जाते हैं। किसी भी कुछ कंपनीज का इंडेक्स जो होता है क्लियर कट होता है, तो इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्टैंड अलोन है एंड कंसोलिडेटेड है। तो आपको जिस तरह से भी एनालाइज करना है, ले सपोज मैं कंसोलिडेटेड कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो भी जितनी भी कंपनी होगी, मैकडॉनल्ड्स होगी और उसके साथ साथ और भी जो भी सब्सिडरी कंपनी होगी, वो सारी कंपनियों का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंट सब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। स्टैंड अलोन में ये एक पर्टिकुलर कंपनी का ही वहाँ पे देखने मिलेगा। तो कंसोलिडेटेड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये बैलेंस शीट हो गया आपका, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया राइट साइड में, फिर ये कैश फ्लोज हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों साइड में। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जा रही है। बैलेंस शीट में आप देखो, यहाँ पे एसेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपको दिख गई, ठीक है, इन्वेंट्री का वैल्यू ये सारे आपको दिख गए। एंड उसके बाद कॉस्ट एक्सपेंसेस में देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, ठीक है, अदर कॉस्ट में भी सारे कॉस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट आप यहाँ से निकाल कर देख सकते हो कि भैया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है एंड इन्वेंट्रीज क्या है, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से निकाल सकते हो, और उसके बाद आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें एनुअल रिपोर्ट में काफ़ी सारी डेटा होती है। किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए क्या कौन सी सारी खूबियाँ हैं कंपनी के, वो सारी चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हो। इसके लिए मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे रीड करने हैं, कौन से डेटा वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको एनुअल रिपोर्ट किस तरह से रीड करना चाहिए, क्या क्या सारे फैक्टर्स आपको देखने चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना के लेकर आऊँगा। बाय द वे, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में है, डाउट है, तो डेफिनेटली आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर अपने कमेंट ज़रूर पोस्ट करें। मैं आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन वहाँ पे लिख दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एंड वहाँ पे आपको लिंक भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी पोस्ट को भी फॉलो करते रहें, देखते रहें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट डालते रहता हूँ, स्टॉक से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी आप फॉलो करते रहें। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑपरेटिंग रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।